नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लिखकर लाइन सामने आ गई है। आज का जो मुद्दा है वो है जातीय जनगणना 2027 की व्यू रचना। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके साथ साथ हम बिहार का चुनाव भी जोड़ेंगे। 2027 यूपी में चुनाव, लेकिन उससे पहले बिहार में भी चुनाव। और ये दो राज्य तो ऐसे जहां पर कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है और यहां जातीय राजनीति बहुत हावी होती है मुद्दों पर। जी हाँ, तो जातीय जनगणना की बात होगी जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, जो 2 चरणों में होगी। पहले चरण की बात करें तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के तहत हर घर, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में यानी जनसंख्या आकलन किया जाएगा, जिसमें हर घर के हर व्यक्ति की गिनती, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कई अन्य तरह की जानकारियां जुटाई जाएगी। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन 2027 में जातीय जनगणना का दूसरा चरण होगा। वो साल यूपी में चुनाव साल होगा। जी हाँ, मार्च में सरकार बन जाती है, उसका कितना असर होगा ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। इन दोनों राज्यों में सियासत काफी हद तक जात पात के इर्द गिर्द होती है, तो क्या सरकार के इस फैसले से उसे इन चुनावों में फायदा होगा, या सरकार विपक्ष की ओर से लगातार जातीय जनगणना की मांग को लेकर बन रहे दबाव में आई है? सवाल यही है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी अपने मेहमानों से, लेकिन पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। या पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहे हैं, जानकारी समझिए। पहला चरण कैसे होगा उसके बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा, जिसमें आपको दर्शकों को बता दें हर घर में संपत्ति, सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ये देखिए, ये आ गया है सामने लिखकर हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसमें क्या क्या होगा ये पड़ेगा। हर घर में संपत्ति, भाई कितनी संपत्ति आपकी, ये पूछा जाएगा। सुविधाएं क्या क्या है यहाँ पर, उसकी जानकारी इकट्ठा होगी। फिर दूसरा चरण होगा वो आकलन होगा, इसमें जनसंख्या आकलन होगा। आपको बता दें हर घर के व्यक्ति की गिनती होगी, सामाजिक आर्थिक जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो सामाजिक आर्थिक जानकारियां जुटाई जाएंगी, ये आपको बताना। अब आपको अगला बिंदु समझाते कहां पहला फेज कहां होगा। अक्टूबर में आपको बता दें पहला फेज शुरू हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, क्योंकि ये आपको बता दें यहां लंबा वक्त लगता है, पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए यहां पहला फेज इन्हीं राज्यों में शुरू होगा। बाकी दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से देश के बाकी राज्य में हो जाएगा। और ये जब 2027 मार्च की जब हम बात करते हैं, यूपी चुनाव रहता है, उस समय यूपी में सरकार बन जाती है, नतीजे नजदीक आ जाते हैं, यानी ये स्थिति हो जाएगी, तो उसका कितना असर होगा। अब अगला अहम बिंदु आपको दिखाते हैं। अगला बिंदु क्या है ये जरा समझिएगा। राहुल गांधी ने कई मौकों पर मुद्दे इसको उठाया था, विपक्ष उठाता रहा है। अखिलेश यादव ने भी लोकसभा चुनाव से पहले मांग की थी। लोकसभा में आपको देखा होगा कि यूपी में काफी नुकसान है। मायावती ने भी देशव्यापी जाति जनगणना की मांग की है। विपक्ष मुद्दा उठाता रहा है। जाति जनगणना आरक्षण को मजबूत करेगी, डीएमके ने कहा था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया था उनके दौर में, तो वहां भी बिहार में भी इस पर काम हुआ था। वाईएसआर कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग की। तो सियासी दलों का रुख आपको बता रहे, हर दल चाहता था। बीजेडी ने भी जातीय जनगणना की मांग की, हर दल चाहता था। और आपको बता दें बीजेपी भी विरोध नहीं कर रही थी। राहुल गांधी ने कई ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका नफा नुकसान क्या है और क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर इससे कितना फायदा होगा। तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है आप परिचय करा देता हूं। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। दुबे साहब आपका भी। संजीव सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बीएसपी की तरफ से भी जुड़ेंगे। अशोक राजपूत, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद दुबे साहब आपसे करना चाहेंगे। आनंद दुबे साहब, अब ये मान लिया जाए मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति के साथ अब कमंडल को भी अब मंडल की जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आपका मुद्दा था हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व के मुद्दे पर जातीय मुद्दा हावी हुआ और इसलिए आप उसी पिच पर खेल रहे जो विपक्ष चाहता था। देखिए, जातियां हिंदू है तभी जातियां हैं। अगर हिंदू नहीं होंगे तो जातियां तो होंगी नहीं। तो हिंदुत्व और जाति कोई अलग अलग नहीं है, सभी जातियां जो है वो हिंदू में ही शामिल है। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर लूं कि हमारी सरकार जब से केंद्र में आई है
और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में हमारी नारा क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम उसी नारे पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको बेहतर जीवन देना चाहते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग जाति जाति का नारा लगाते हैं वो क्यों नहीं इस बात को बताते हैं कि आजादी के बाद से और 2011 तक उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। लगातार तो वो सरकारों में बने रहे, और जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले समाजवादी पार्टी हो या बिहार में लालू यादव जी की पार्टी, दुबे साहब मुद्दे पर आते हैं ना। दुबे साहब वो तो ठीक है, विपक्ष है, आप करा रहे हैं वो, और आप वो नहीं बता रहे हैं कि आपको लगना है कि जरूरत है, जाति की बात करना जरूरत है, वक्त की नजाकत ऐसी है कि आपको जातीय मुद्दों पर बात करनी होगी, और 2024 में उसका खामियाजा आपने भुगता। और खासकर मैं यूपी को ही बात करता हूं, यूपी में आपको भुगतना पड़ा उसका खामियाजा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर 2024 के नतीजों की आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें नुकसान हुआ, और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने संविधान के नाम पर झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की। 1 लाख रुपए अकाउंट में खटाखट फटाफट देने का नारा लगाया, और इसी वजह से जनता ने भ्रमित होकर कई जगह पे इनको वोट किया। लेकिन आप उसके बाद देखिए, उपचुनाव हुआ और उसी जनता ने इनका बोरिया बिस्तर पैक कर दिया, क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं फिर लौटता हूं। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन अगर गरीब को, पिछड़े वंचित दलित तबके को मकान मिला, शौचालय मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, जनधन खाता मिला, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला, जितनी भी आप योजनाएं बात कर लीजिए वो सब हमारी सरकार में मिली। और तो और छोड़िए साहब, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने देश में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी, उन बाबा साहब अंबेडकर का जीवन भर अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी। दुबे साहब जल्दी से, मैं बाकी मेहमान भी जोड़ रहे हैं, मुझे बस एक चीज बताइए, ये आपके लिए गेम चेंजर। अरे सर वो ठीक है ना, अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो फिर जातीय जनगणना की जरूरत नहीं होती ना। आप बोलिए कि मुद्दों के साथ जातीय जनगणना हमारे लिए जरूरत बन गई। दुबे साहब आपको लग रहा है कि बस जल्दी से बताइए, ये गेम चेंजर साबित होगी आपके लिए? बिहार चुनाव और 2027 में यूपी में चुनाव है, और उसी दौर में ये शुरू होगा। जल्दी से, फिर मैं बाकी मेहमान जोड़ने मुझे। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, दुबे साहब आपसे ही है, जल्दी से। हाँ नहीं, देखिए, जातीय जनगणना निश्चित रूप से होगी, उसके आंकड़े आएंगे। निश्चित रूप से जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो बाकी रह गए हैं समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, उनके हित का कार्य किया जाएगा। ये समाज की भलाई के लिए, चलिए, समाज की भलाई के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका पीडीएफ फॉर्मूला था 2024 में, वो चला, लेकिन सवाल यह है कि अब ये आपका तो जो मुद्दा था बीजेपी ने छीन लिया, अब तो ऐलान कर दिया जातीय जनगणना होगी। पीडीए की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हमने उनको योजना दी, जिसका आनंद दुबे साहब जिक्र कर रहे हैं। तो योजना के साथ साथ जातीय जनगणना होगी, तो सर फिर जो आपका पीडीएफ फॉर्मूला उसमें तो सेंध लग गई। देखिए जयप्रकाश जी, हमारे लिए ये कोई फार्मूला नहीं था, न हमारे लिए कोई नारा था। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से संवेदनात्मक मुद्दा था, हक की बात थी। समाजवादी पार्टी का आज से मानना रहा है। आपको याद होगा, हमारे नेता पूर्व में नारा लगाते, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और 2010 में जो 2011 के पहले नेताजी का संसद में भाषण देख लीजिए, उन्होंने उसमें जाति जनगणना की वकालत की थी और पूरा दबाव दिया था SC ST के साथ साथ OBC की भी गणना हो, जिससे सबको उसका हक और हिस्सेदारी हो सके। हमारा समाजवादी पार्टी का रुख पहले दिन से साफ था। हम इसे सामाजिक न्याय और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे, वंचित वर्गों की सही पहचान के लिए फर्स्ट डे से बिना कंफ्यूजन के इसको आवश्यक मानते रहे। जब तक इसको जाने की नहीं किसकी कितनी संख्या है, उसका न्यायपूर्ण बंटवारा ही नहीं हो सकता। जब तक सही आंकड़ा नहीं मिल सके तब तक हिस्सेदारी कैसे होगी तय नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी बात, राजनीतिक रूप से गिनती होगी तभी गिनती होगी, हमारे नेता कहना है।
जब तक आप अरे धर्मेंद्र जी वो ठीक है ना, आप मांग उठाते रहे, लेकिन अब ये पूरी कर रहे हैं और जो सरकार पूरा करती है उसको ही लोग नमस्ते करते हैं, उसको ही लगता है कि भाई इन्होंने हमारी बात मान ली। अब उसी पर मैं आ रहा हूँ। देखिए जनता सब जानती है। हाँ। जो मंडल कमीशन के समय लेकर के कमंडल लेकर के भाग रहे थे, जो 2001 में मुखर विरोध कर रहे थे जातीय जनगणना का, जो अभी 19 दिसंबर 2023 को नागपुर में इनके संघ के नेता ने कहा हमको इसका कोई फायदा नहीं दिखता, सिवाय नुकसान देखता है, यह असमानता की जड़ है, इसे बढ़ावा देना ठीक नहीं है। जिसके नेता बार बार इसके खिलाफ बोल रहे थे, अचानक 2024 रिजल्ट के बाद कैसे मोह हुआ ये जनता जान रही है कि डरे हुए लोग हैं, उनकी नीयत साफ नहीं। दूसरी बात, जब आप लगातार जातीय जनगणना का विरोध करते थे और अचानक आप दे रहे हैं और कोई कार्य योजना नहीं, आप लेकर के आए हम जातीय जनगणना में शामिल कर रहे हैं, लेकिन उसको एक जातीय जनगणना को हमारी मांग है संवैधानिक दर्जा मिले। दूसरी बात, आपने इसकी कोई कार्य योजना नहीं बनाई कि जातीय जनगणना के बाद जो हमारी मांग थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या संविधान संशोधन करके उनको आरक्षण में आप उनको उसका हिस्सा देंगे, अन्य योजनाओं में उनका उसी मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन संजीव जी एक रिएक्शन संजीव जी से भी ले लेता हूं। संजीव जी, आपकी सरकार यूपीए नहीं कर पाई, कराई तो क्या हुआ उसका तो रिपोर्ट ही पता नहीं, वो डिब्बा बंद है, उसका तो तस्वीर सामने नहीं है। देखिए बीजेपी कर रही है सर, अधिसूचना भी जारी कर दी इन्होंने। जेपी भाई, मुझे लगता है कि आपके चैनल को फिर से जब आप जातीय जनगणना की बात आई थी तो मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। उस समय दिसंबर 2023 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि साहब कोई जाति नहीं है, 4 अमृत स्तंभ हैं। कहते थे नारी है, युवा है, किसान है, गरीब है, और कहते थे जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। तो आनंद दुबे से पूछे कि क्या नरेंद्र मोदी जी अर्बन नक्सल हो गए क्या? पूरे भाजपाई अर्बन नक्सल हो गए क्या? और जब हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा किए और चाहे मणिपुर से मुंबई तक लगातार कहा, सड़क से लेके संसद तक कहा, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हंसी उड़ाते थे। और 2024 में जब ये लोग कहते थे कि इस बार संविधान बदलेंगे, तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, जब 80 में 80 सीट लाने की बात करते थे। और ये जवाब ले लेता हूं, दुबे साहब इस बात पर जवाब देंगे। और ये बात सही भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे जाति हमारी नजर में नहीं है, हमारी नजर में तो ये 4 जातियां जो वो कहते थे, युवा, महिलाएं, किसान। जी भाई, दुबे जी का ऑडियो। जब हम देश की बात करते हैं तो किसान, महिला, युवा, ये हमारे प्रायोरिटी में होना चाहिए और इसमें सभी जातियों के लोग समाहित हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर मंडल कमीशन तक इन्होंने क्या किया? राजीव गांधी का बयान उठाइए, उन्होंने क्या कहा कि आरक्षण देने से, ओबीसी आरक्षण को बोला, आरक्षण देने से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। ये तो इनकी पार्टी का स्टैंड रहा है ना, ये इनकी पार्टी का स्टैंड रहा है। इन्होंने तो हमेशा पिछड़ों के, वंचितों के हक को मारने का काम किया है और इन लोगों का इतिहास सबके सामने है। मैंने कहा ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया इन लोगों ने, उनको चुनाव तक हरवाया, उनको भारत रत्न तक नहीं दिया। उनको भारत रत्न भी मिला तो वीपी सिंह की सरकार में, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक न्याय के इतने बड़े प्रतीक हैं, उनको भी भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। क्यों नहीं दे दिया इन लोगों ने? समाजवादी पार्टी से पूछिए, कब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए मांग उठाई, तब राष्ट्रीय जनता दल ने उठाई। ठीक है संजीव जी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं धर्मेंद्र जी से भी इस पर रिएक्शन होगा, फिर बाकी मेहमान भी जुड़ने में। बिल्कुल जी, इन भाजपा के लोगों से पूछिए कि जिन लोगों ने हिंदू कोड बिल का, आरएसएस और हिंदू महासभा ने उसका विरोध किया, बाबा साहब को सावरकर एंड पार्टी ने, अरे बाबा साहब को चुनाव हरवाया नहीं हराया, वो तो बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं। और जिन लोगों ने समर्थन देने का काम किया, सरकार का समर्थन जब मंडल खोलने का प्रयास इन्होंने भारत में क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने की बात की, पूछिए बाबा साहब भारत में क्यों नहीं दिया? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सामाजिक न्याय के इतने बड़े प्रतीक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ठाकुर को भारत
चले मैं लौटूंगा ठीक है। दुबे साहब, संजीव जी रुकिए, बाकी और मेहमान भी उनको मैं जोड़ देता हूं जल्दी से, एक रिएक्शन उनका भी हो जाए। रुकिए सर, कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालीचरण जी बीएसपी को समर्थित है। कालीचरण जी, आपको लग रहा है कि बीएसपी की भी यही मांग थी, बीजेपी उसे पूरा कर रही है, तो पिछड़ा, दलित, ओबीसी, आपको नहीं लग रहा है जिसके जहन में मुद्दा था कि हाँ ये होना चाहिए, वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा? देखिए, आप अपने चैनल पर यह बहस करा रहे हैं, अच्छी बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और सारे पक्ष उसके और लाभ हानि सब आना चाहिए। देखिए, भाजपा जब कभी परेशानी में फंसती है तो वो बैक होती है। हमने देखा कई मुद्दों पर वो बैक हुई है, मतलब उसकी कोई बड़ी नीति राष्ट्र के लेवल पर जब भी हुई है वो बहस का मुद्दा बनी और उसमें जन समर्थन नहीं मिला, और दलितों का और ओबीसी का तो समर्थन कतई नहीं मिला। यही कारण है कि उनको बार बार संशोधन करना पड़ता है, उसमें किरकिरी होती है। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि पहले इनके लिए जाति कोई मुद्दा नहीं थी। अरे भाई, जब ये देश जो है कृषि प्रधान ही नहीं जाति प्रधान देश है, जब जातियां हैं तो जातियों की गणना करिए। हाँ, ये सही बात है कि केवल जाति जनगणना से ही विकास का मॉडल तैयार हो जाएगा, ये एक तरह से मानने योग्य बात नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। इसलिए कि SC ST की तो जनगणना 50 से ही हो रही है। 51 की जनगणना से जो है, जब भी पहली जनगणना भारत में हुई थी आजादी के बाद, तब से SC ST को गिना जा रहा है, उसकी सारी स्थितियों को देखा जा रहा है। उसके अनुसार कांग्रेस के समय स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी आया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान को भी जो है परिवर्तन किया जा रहा है। दलितों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए योजनाओं में जो कट करके पैसा अर्जित किया जाता है वो उन पर नहीं लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सच में बात यह है कि कांग्रेस ने यदि अपना उत्तरदायित्व सही रूप में SC और OBC के प्रति निभाया होता तो ये भाजपा को मौका ही ना मिलता। इनकी गलतियां, कई गलतियां तो ठीक कर ही रहे हैं, हाँ, भले ही बार बार आग्रह की बात कर रहे हो। अब लेकिन देखना यह है कि कितनी ईमानदारी से काम होता है, क्योंकि भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम को करता है कि भाई सांप बने ना लाठी टूटे। अब देखना यह है कि सचमुच में जो जाति जनगणना होती है उसमें आर्थिक और सामाजिक। तो कालीचरण जी, आपको नहीं लग रहा है, ये तो कह रहे हैं कि हम देखिए हर पिछड़े वर्ग, दलित, ओबीसी सब तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं। अब एक और मुद्दा था दलित राजनीति, और माना जाता है कि ओबीसी और ये पिछड़े की राजनीति के लिए जातिगत जनगणना, तो भाई वोटर तो देखेगा ना कि भाई कौन पार्टी कर रही है हमारे लिए। अब वोटर आगे भी तो देख रहा है। हाँ। राहुल गांधी जी ने फिर कहा है कि इसके आगे भी मुद्दा है निजीकरण का। निजीकरण क्षेत्र में आरक्षण लाना होगा। सबसे बड़ी तो ये संसाधनों का बंटवारा हो कैसे। भाई, आप लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी हो रही हैं, लगातार प्राइवेट कॉलेज खड़े हो रहे हैं, वहां देखिए एक MBBS कराने में पसीने छूट जाते हैं। आप अपने केवल एक बच्चे को ही डोनेशन उससे करा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 1.5-2 करोड़ का पैकेज होता है। तो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, स्वास्थ्य सस्ता होना चाहिए। अरे भाई, ये कार्ड का सवाल कहाँ उठता है? कल के दिन ये ना हो कि कांग्रेस। चलिए कालीचरण जी, मैं लौटूंगा। अशोक राजपूत भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आ रहा हूं दुबे साहब, इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं अशोक राजपूत जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक राजपूत जी, ठीक है कालीचरण जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक राजपूत जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी ने विपक्ष से जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो छीन लिया है? बीजेपी के लिए बिहार में अब चुनाव है, फिर यूपी में भी चुनाव है, ये गेम चेंजर साबित हो पाएगा ये मुद्दा? देखिए, आश्चर्य तो बात यह है कि लोग इसे जनगणना को, जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक राष्ट्रीय योजना है और जो एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत है, ये उसके तहत होता है, और उसके तहत एक थोड़े से बीच में उसमें व्यवधान आया और अब हो रहा है। इससे जनगणना है, जनगणना 2026 कहलाई जाएगी और नोटिफिकेशन उसका हो गया है और 27 में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि लोग इसे टोटल जाति, जो जितने पैनल को सुन रहे हैं और जो एक माहौल बनाया है, वो जनगणना नहीं कह रहे, जाति जनगणना कह रहे हैं। और इस जनगणना में 30 पॉइंट्स पर सर्वे होगा, उसमें 2 पॉइंट्स और जुड़ जाएंगे, जातीय होगी और उसकी उपजाति और होगी, तो 32 पॉइंट्स पर होगा। आश्चर्य यह है कि जनगणना को जो हेड काउंट्स, एक शब्द है हेड काउंट्स होता है, हेड काउंट्स को लोग इसे खानों में और उनमें 32 चीजों को, 30 चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 2 चीजों पर, मेरी ये जाति होगी और ये मेरी उपजाति होगी, इसका इतना बड़ा समूह होगा, इसका इतना बड़ा समूह होगा।
बसपा वालों को सुन रहा था कि वो अरे जब ऑलरेडी आपको आरक्षण मिल रहा है, आपका विषय ही नहीं आ रहा है, ओबीसी वाले उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको चीजें जा रही है, उनके हिसाब से कल्याण उनको चीजें मिल, लेकिन आश्चर्य यह है कि अब जब हम दुनिया में 21वीं सदी के एक युवा जैसे प्रौढ़ता होती है 21वीं शताब्दी की, उसमें प्रौढ़ता में उसे 25 साल पूरे हो, उससे आगे बढ़ चुके, तब हम कह रहे हैं अब हमारी जाति ये होगी। अशोक जी मेरा ये भी सवाल है, वो आपने थोड़ा बताया, लेकिन इसके अलावा आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए कोई फायदा है? क्योंकि बिहार और यूपी को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कास्ट फैक्टर हावी होता है, और पीडीएफ फॉर्मूला 2024 में जीता जागता उदाहरण है। देखिए आपने सही कहा कि कास्ट फैक्टर होता है, और हिंदी बेल्ट में तो जरूर से होता है। मैं इसे टोटल में जोड़ने की कोशिश करता हूं, बिहार या यूपी नहीं है, ये हिंदी बेल्ट में पूरी तरह से होता है। लेकिन इसको अब ये है, देखिए विपक्ष को एक ही बात, अच्छी बात है इसको, जो इनको मार्जिन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर पहले इसको थोड़े किनारे किया था, थोड़े से इनकार कर रहे थे और इसको कुछ और शब्दों में कहा था, लेकिन बाद में मुझे हो सकता है कि राजनीतिक समझ होती है और करेक्शन कर लिया और फिर उसके ऊपर वो सहमति भी दे दी। मतलब जो उसको नक्सल कह रहे, डिमांड कह रहे थे, ये सब कह रहे थे, उससे उन्होंने लेके चले गए और उसको एक स्ट्रीम लाइन में ले लिया। ये अच्छी बात है कि देश की एक आवाज आ रही थी, उसके साथ ज्वाइन कर लिया। लेकिन पॉलिटिकल बहुत माइलेज मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा, मुझे अभी ये कहने में जल्दबाजी है। चलिए जल्दबाजी हुई। इस बीच एक बड़ी खबर बताते हुए मैं आऊंगा, बीजेपी की तरफ ही आऊंगा आनंद दुबे साहब, लेकिन गोंडा से एक बड़ी खबर जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण। मैं जातीय जनगणना का विरोधी नहीं, विरोध करने का कोई सवाल भी नहीं, लेकिन इससे नए विवाद पैदा होंगे। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। उन्होंने कहा कुछ लोगों की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए नई नई चुनौती, नई नई चीज निकल कर आएगी। मैं जातीय जनगणना का विरोधी कहाँ हूँ? मैं जातीय जनगणना जो हो रही है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, और विरोध करने का कोई सवाल भी नहीं, कोई नहीं करेगा, लेकिन इससे नए नए विवाद उत्पन्न होंगे। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कुछ लोगों का मंशा ठीक नहीं है। ये दुबे साहब, ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आऊंगा। एक रिएक्शन दुबे साहब से, ये आपके पूर्व सांसद ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान राह हो जाएगी, आपने ऐलान कर दिया। विपक्ष तो और नई नई डिमांड भी रखेगा अभी तो इसमें। ने भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर ने यह मौका दिया कि हमने इतिहास की बहुत सारी जो त्रुटियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कमियां, उनको ठीक किया है, और हर अग्नि परीक्षा से गुजरने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आगे भी किसी तरह की कोई समस्या आएगी, कोई परीक्षा आएगी, तो निश्चित रूप से हम जनता के सहयोग से उसको सफल करेंगे और उसको सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक चीज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल गए थे, मैं सुन रहा था, मैं उसका जवाब देना, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात। देखिए, हमारा तो इतिहास सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को 3 बार इस देश में राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। एक बार हमने मुस्लिम समुदाय से राष्ट्रपति बनाया, एक बार हमने दलित समुदाय से राष्ट्रपति बनाया, और तीसरी बार हमने जब मौका मिला तो एक आदिवासी महिला को पहली बार भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। और लगातार नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री इस देश में गरीब कल्याण की योजनाओं को चला रहा है। लेकिन उनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से कि अपनी स्थापना के बाद से कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने दूसरी जाति के बना दिए। एक दूसरी चीज, जब जब इनको कुर्सी मिली मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो यह सामाजिक न्याय कहां खो गया था? क्यों नहीं इन्होंने सोचा कि किसी ये महत्वपूर्ण सवाल धर्मेंद्र जी इस पर जवाब देंगे आप? धर्मेंद्र जी किसी और को बना दे, ठीक धर्मेंद्र जी, और आपने अपनी सरकार में कोई बड़ी उपलब्धि बता दीजिए ना, जो पिछड़े दलितों के लिए की हो, आज जो आप पीडीए की दुहाई देते हैं। इनसे पूछिए ना, सामाजिक दुबे जी असंतुलता मत करो, समझ रहा हूँ सरकार में। देखिए ऐसा है, आप ये पिछड़े वर्ग के समाज से पूछ लीजिए, जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो आप एक सर्वे करा लीजिए कि उनको एम्पावर्ड हुए कि नहीं हुए, समाज की मुख्य धारा में आए कि नहीं, जितना मैक्सिमम जो अवसर मिला उसमें किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना के 10 बार इनके नेता बताना, प्रतीकों की राजनीति से बाहर आइए। प्रतीकों की राजनीति से उस वर्ग के संपूर्ण उत्थान, उनके जीवन स्तर उठाने की कल्पना नहीं की जा सकती। उस विषय में अगर कुछ काम किया हो तो वो बताना चाहिए। दूसरी बात देखिए, आप जो कह रहे थे मैं इस तरह में बात नहीं करता हूँ।
अगर आप बीच में बोलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा, ना आपकी बात में सुन पाऊंगा ना। अरे धर्मेंद्र जी, उपलब्धि तो बता दीजिए, हमने ये बड़ा काम कर दिया। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने तो यही देखा कि बीएसपी ने नए जिले बनाए जो दलित महापुरुषों के नाम पे, वो आपने बदल दिए। मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, वो बदल दिया। आपने मूर्तियां लगवाने का विरोध किया, आप इसी मुद्दे पर ही तो आए थे ना। मायावती ने दलित महापुरुषों की मूर्ति लगवा दी तो आपने विरोध किया ना खुलकर। नहीं, उस पर कई बार किस मुद्दे पर आए आप? चलिए, आप सत्ता में किस मुद्दे पर आए थे उस समय, बता दीजिए आप। मेरी बात सुनिए ना, मैं जातीय सेंसेक्स पे आज बोल रहा हूं, उस पर हम लोग कई बार जवाब दे चुके हैं और पिछड़ों के हित की बात करके आए थे और पिछड़ों के लिए हमने किया, लगातार जब मौका मिला किया और पिछड़ों की आवाज लेकर के, पीडीए की आवाज लेकर चल। दूसरी बात मैं कह रहा था, हम प्रतीकों की राजनीति पर विश्वास नहीं करते, समाज के उत्थान विश्वास करते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है, आप कह रहे थे मुद्दा, हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि जाति जनगणना 2 पॉइंट जो हमारे साथी अशोक राजपूत जी कह रहे थे, उससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे तक। जब तक ये इनके 2 पॉइंट से कर देने से पूरा नहीं होने वाला है। असली लड़ाई उसके बाद चालू होती है कि आप उसको डाटे को एक रिएक्शन संजीव जी, आप लोग अब हल्ला कर रहे हैं, राहुल गांधी ने किया। अरे भाई, यूपीए की रिपोर्ट बताइए ना, आपकी कहां गई थी? 2011, 12, 13, 14 तक आप रहे। आप गणवा ही नहीं पाए उसको, जातीय जनगणना को कोई रूप ही नहीं, मूर्त रूप ही नहीं दे पाए। रुकिए धर्मेंद्र जी, एक रिएक्शन में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। 30 सेकंड में अपनी बात। चलिए धर्मेंद्र जी रखिए, 30 सेकंड रखिएगा। जी, देखिए, ऐसा जो ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो डराते थे समाज बंटवारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे दुनिया के तमाम देशों में कहीं नस्लीय आधार पर इस पर जनगणना करा के योजनाएं चलती। और तो एंशिएंट इंडिया में जो बहुत समृद्ध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में कराधान और अन्य उपयोगों के लिए जाति जनगणना कराने का प्रावधान। ठीक है धर्मेंद्र जी, हो गया। मैं संजीव जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। और सर, वो कर्नाटक में भी अभी आप नहीं करा पाए, कर्नाटक में भी आपको दोबारा करनी पड़ रही है। जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से। मैं संजीव जी एक रिएक्शन आ रहा हूँ दुबे साहब। जेपी जी, तेलंगाना का जाति जनगणना एक बेस्ट मॉडल है। हमने मॉडल दोबारा करवाना पड़ रहा है सर, ये मॉडल है क्या? आपने जो सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन 13 महीने 5 साल रहे, पिछड़ों का 27% आरक्षण देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। आज हम फिर वही बात कर रहे हैं कि 15 दुबे साहब, मुझ पे 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे चर्चा खत्म करनी है। अनुसूची में उनको दुबे साहब जल्दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी का सामाजिक न्याय परिवार टिक जाता है एक जाति पे, धर्मेंद्र सिंह जी जवाब नहीं दे पाए। इनसे पूछिए कि इन्होंने अपनी पार्टी का चलिए मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अब देखिए, अब कहा जाता है कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन अब आपसे जात पूछी जाएगी, सबसे पूछी जाएगी, क्योंकि अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन यह राजनीति के लिए होता भी है। नमस्कार।